नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे अब वैसे तो कंटिन्यू 3 दिन से हमारी यूट्यूब पर क्लास थी। तो मैंने बार बार आपको बताया, अवगत कराया कि 3 दिन डेमो होगी और चौथे दिन आपकी क्लास 8 तारीख को एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन पर शिफ्ट तो हो ही गई है, आप सभी को पता होगा कि तो एक मेरे जल्दी से, ठीक है। तो ये बहुत लंबा हमारा दंगल चलेगा जब तक कोर्स कंप्लीट ना होगा। तो एक बार मैं, ठीक है, आपको देख लूं बढ़िया तरीके से और ये नाम मेरे दिमाग में मतलब फिट हो जाए। फिट मतलब फीड एक तरीके से। और मैं बताऊं कि ये ठीक है, सेवक बैच के बच्चे हैं, पायलट बैच के बच्चे हैं। चलो, तो एक बार कर दो भैया कमेंट सन्ना ऊपर को। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो कोमल जी हमारे साथ हैं, कृष्ण कुमार हैं, रंजीत कुमार जी हैं, आलोक चौहान, ठीक है, और प्रशांत कुमार भी हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी, सुमन प्रजापति हमारे साथ, अंकित कुमार जी हैं, ठीक है, नितिन कुमार, अजय प्रजापति भी है, निशा पांडे, सभी की गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम स्वीकार है, ठीक है, अलवर से हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारो देखो, एक और मैं बात बताऊंगा, 2 मिनट में लेट क्लास ले लूं। अब वो जुड़ रहे हैं ना, किसी भी चीज में यदि मन लगा दिया है तो अब तभी हटना है जब तक वो हम हासिल ना कर लें। बीच में छोड़ना नहीं है। यदि आज सोच ली है मन में तो पूरा ही करना है, पूरा करके ही जो है करेंगे, या तो आर या पार। मैदान कायर छोड़ते हैं, ठीक है ना, बलवान नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी के सभी बलवान एक योद्धा हैं और इसको जो है फतेह करके मानेंगे। तो आज ये 8 तारीख दिन होगा सर जी, बृहस्पतिवार का। तो हम सभी के सभी, ठीक है ना, वचन लेते हैं कि सिलेक्शन होते ही गुरुजी से मिलेंगे। बढ़िया तरीके से एक अलग जज्बा होना चाहिए। चलो, तो अब पहले तो जो है एप्लीकेशन पर नहीं थी, यूट्यूब पर क्लास थी तो पता ना था। लेकिन आज एक परिवार की तरह हम जुड़ गए हैं। जब तक हिस्ट्री, जब तक कोर्स कंप्लीट ना होगा, एक परिवार की तरफ मैं आपसे जो है मतलब कि बढ़िया तरीके से बातचीत करते चलेंगे। ग्रुप भी आपका आज ओपन हो जाएंगे 8 बजे से 10 बजे तक। एक बार मैं पहले बताऊंगा, 8 बजे से 10 बजे तक आपके ग्रुप ओपन होंगे। और उन ग्रुपों में, ठीक है ना, मैं बात बता रहा हूं, वो जो ग्रुप जो होंगे, आप 8 से 9 और 9 से 10 दो ही डाउट आप भेज सकते हैं। कोई ये ना बोल दे बाद में कि सर जी, अब कुछ बच्चे होंगे जैसे लिख के भेज दी कि इस्पाल सर हाय। अब हाय के बाद 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, फिर अपना दूसरा डाउट आपको बताना पड़ेगा। तो हाय फाय तो कोई करियो मत ना, डायरेक्ट ही अपना जो भी क्वेश्चन है उसका तुरंत जो है, जो भी जिस भी टीचर से, ठीक है ना, कोई भी वो हो तो तुरंत टैग कर देना। और उस टीचर का कर्तव्य होगा कि वो आपके जो है सवाल का जवाब दे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हेलो सर। चलो भाई, अब ऊपर चलेगी सर तो ठीक है। तो चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे जुड़कर बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया तरीके से हम अपनी इस क्लास को सजोएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। टॉपिक जो होगा आज होगा सर जी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बोलूं मैं या वैदिक संस्कृति बोलूं, ठीक है ना, या तो वैदिक सिविलाइजेशन बोल दूंगा या वैदिक कल्चर बोल दूंगा, बात एक ही होगी। सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी है, अब उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता। मेरे प्यारों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, पतन हो गया है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ है उसका नाम ही तो वैदिक सभ्यता होगा सर जी। कौन सी सभ्यता होगा? तो ये वैदिक सभ्यता होगा, ठीक है। चलो, इस वैदिक सभ्यता को मैं आर्य सभ्यता के नाम से भी जानूंगा। किसके नाम से? आर्य सभ्यता के नाम से भी जानूंगा, क्योंकि भारत का इतिहास एक प्रकार से आर्य जाति का इतिहास रहा है। तो आप जो है यहां से करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, और आप हेडिंग भी डालेंगे। एक सेकंड, चलो ठीक है। तो सभी वैदिक संस्कृति इस तरीके से, या वैदिक सभ्यता हेडिंग डाल देंगे। कौन सी सर जी? तो मैं आपको बताऊंगा वैदिक, ठीक है। एक सेकंड, चलो।
तो आपको हेडिंग डाल देनी है सभी को सर जी वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, बात एक ही है, ठीक है ना। या तो वैदिक संस्कृति डाल दूं या वैदिक सभ्यता डाल दूं, बात क्या होगी सर जी, बात तो एक ही होगी। अब चलते चलेंगे हम बढ़िया तरीके से अपने इन पॉइंटों को करते चलेंगे, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा सर जी वैदिक कल्चर। यदि बात होगी किसकी तो हम बताएंगे सर वैदिक कल्चर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। वैदिक कल्चर आप सभी को कर देना है वैदिक कल्चर। चलो अभी मैंने बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, तुरंत ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद किसका उदय होता है, तो वैदिक संस्कृति का उदय होता है, ठीक है। तो ये वैदिक कल्चर आप डालेंगे इस तरीके से। मैंने आपको बताया होगा कि वैदिक जो कल्चर है इसे मैंने दो पार्टों में, या वैदिक जो संस्कृति है या वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में विभाजित किया था। पहले तो मैं इसके समय की बात करूंगा। इसका जो समय होगा सर जी तो हम बताएंगे 1500 ईसा पूर्व से, और सभी को मैंने लिखवा भी दिया है। और पूर्व मतलब ईसा पूर्व को बीसी भी मैं बोल दूंगा, तो आप बताएंगे सर 600 ईसा पूर्व तक। कौन से वर्ष तक, तो आप बता देंगे सर जी 600 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। अब इसे मैंने दो पार्टों में बांटा है। अब वे दो पार्ट कौन कौन से होंगे सर जी, एक होगा ऋग्वेदिक काल, सभी को पता होगा कौन से काल की बात है, तो हम बताएंगे सर जी ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल बोलूंगा तो ऋग्वेदिक की पीरियड हम बोल देंगे, कौन सा होगा तो सभी बता देंगे सर जी ऋग्वेदिक, इस तरीके से कर देना है पीरियड, ठीक है ना। ऋग्वेदिक क्या होगा, पीरियड। अब इसके समय की बात तो होगी, जो ऋग्वेदिक काल है इसका समय यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा सर 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है ना। और कब तक चला है ये, 1000 ईसा पूर्व तक। ये आपको कर देना है कौन से वर्ष तक चला है सर जी, 1000 ईसा पूर्व तक, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा सर जी, दूसरा होगा आपका उत्तर वैदिक काल। कौन से वैदिक की बात होगी तो मैं आपको लिख दूंगा उत्तर वैदिक काल, और आप भी नोट करते चलेंगे। और उत्तर वैदिक काल की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी लेटर वैदिक पीरियड कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, इस तरीके से आप सभी को लिख देना है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो आपको बताना है। और यदि इसके समय की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी इसका जो समय होगा वो 1000 ईसा पूर्व से होगा। कौन से वर्ष से होगा, 1000 ईसा पूर्व से, और हम बताएंगे सर जी 600 ईसा पूर्व तक। ये आपको बता देना है, यदि समय पूछा जाएगा तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। चलो जी भाई, हमने वैदिक जो सभ्यता थी इसे तीन पार्ट, माफी जाऊंगा दो पार्टों में तो बांटा था। कौन कौन सा सर जी, ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड जिसे 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बताऊंगा, ठीक है। चलो अब इसमें जो पहला जो आएगा आपका वो होगा सर जी ऋग्वेदिक काल। तो आप सभी को हेडिंग डाल देना है ऋग्वेदिक काल। अब हम करते चलेंगे कौन से काल से, ऋग्वेदिक काल से। चलो ये नोट कर लिया होगा, क्योंकि ऋग्वेदिक काल और यहां से क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर बनेगा, तो आप बताते चलेंगे ऋग्वेदिक काल। मेरे प्यारों, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया था, या यदि यहां लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी देंगे सर ऋग्वेदिक, ठीक है ना। कौन सा वेदिक होगा, ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है ना। पीरियड ये आपको कर देना है। और समय कौन सा होगा तो समय आप बता देंगे, अभी लिखा है सर जी हमने 1500 ईसा पूर्व से। कौन से वर्ष की बात होगी तो 1500 ईसा पूर्व होगा, और कब तक होगा, 1000 ईसा पूर्व तक होगा। चलो अब ये आपको नोट कर देना है, और हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों ऋग्वेदिक काल। यदि मैं ऋग्वेदिक काल की बात करूं, इसका जो चर्चा का जो विषय बनता है वो मुझे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ या वेद की बात करूं, और ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, जितना भर भी मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। पवित्र नदी कौन सी है, इसकी रचना किसने की है, कौन से प्रदेश में हुई है, ये सारी चीजें। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं, राजा का
राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, ये हमसे परीक्षा में पूछा जाता है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ये सारी चीजें यहाँ हमसे ऋग्वेद में डिस्कस की जाएंगी और इन्हें हम करते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये आपको करना है ऋग्वेदिक काल। पहले ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल आएगा, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। 1500 ये टोटल जो है वैदिक जो कल्चर रहा हमारा, वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक कल्चर को दो पार्टों में बांटा, एक ऋग्वेदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में 1500 से 600, माफी चाहूंगा 1000, और उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ये होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, सभी की प्रणाम स्वीकार है, और ये पॉइंट टू पॉइंट हम चलते चलेंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों, यदि मैं बात करूंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी, सभी को पता है, नगरीय सभ्यता थी। और जबकि वैदिक सभ्यता की यदि मैं बात करूं, वैदिक सभ्यता जो वैदिक सिविलाइजेशन है, उसका जो मुझे ऋग्वेद काल में तो पता चल रहा है, तो पूछा जाता है तो वैदिक सभ्यता आप बताएंगे सर जी ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मैं बात करूंगा किसकी बात होगी, तो हम बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। इस पॉइंट को आप लिखेंगे सर जी, तो सभी को पता होगा, तो मैं यहीं लिख दूंगा वैदिक जो सभ्यता थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हम बताएंगे सर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता डॉट 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 थी। तो 4 ऑप्शन उसमें होंगे, तो हम जब बताएंगे सर जी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये हमें बता देना है बढ़िया तरीके से। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा भी और बनाएंगे भी हम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का समाज का आधार क्या था, तो मेरे प्यारे परिवार, जो समाज का आधार था परिवार, और परिवार में भी कैसा था, मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, तो पितृ सत्तात्मक, पिता का सर्वोच्च स्थान होता था। तो ये हमें बताना होगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो ऋग्वेद में या ऋग्वेदिक समाज का आधार, इस तरीके से क्वेश्चन होगा सर जी ऋग्वेदिक, ठीक है ना, कौन सी वेदिक की बात होगी, ऋग्वेदिक जो समाज का आधार था, ये क्वेश्चन आता है। समाज का आधार आपको बताना है सर जी, जो ऋग्वेद चला है, ठीक है ना, पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग्वेद काल है और उत्तर वैदिक काल है, वो सारी की सारी सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, तो ऋग्वेदिक समाज का आधार क्या था मेरे प्यारों, तो मैं बताऊंगा आपको सर जी आधार था परिवार। और परिवार भी कैसा होता था, यदि पूछा जाएगा परिवार कैसा था, तो पितृ सत्तात्मक आपको बताना होगा, मतलब कि पिता का जो सर्वोच्च स्थान होता था पितृ सत्तात्मक था। आज भी यदि मैं देखूं, तो यदि वर्तमान में पूछा जाएगा कि भारतीय समाज का आधार क्या है, तो पितृसत्तात्मक, पिता का सर्वोच्च स्थान होता है। किसी किसी घर में तो लेडीज की चलती है, लेकिन वाकई में देखूं तो सर जी पितृसत्तात्मक के पिता का सर्वोच्च स्थान होता है। यदि उस समय की भी बात होगी ऋग्वेद की, तो आप पितृसत्तात्मक का मुझे बताएंगे। चलो, ऋग्वेद काल में व्यवसाय, यदि बिजनेस की बात होगी भैया, ये इनका व्यवसाय क्या था, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हमसे पूछे जाएंगे। तो व्यवसाय की बात होगी तो सर मैं बताऊं, हाँ, कृषि एवं पशुपालन आपको बता देना है सर जी, कृषि एवं पशुपालन, इस तरीके से बताएंगे। कृषि एवं पशुपालन था, कहने का मतलब है जो आर्य जो आए हैं भारत में, वो दर्शाएगा आर्य का ये समाज था पूरा का पूरा। तो आर्य जो आए हैं, तो वो चारागाह की तलाश में आए थे, ठीक है ना, खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत में प्रवेश किए हैं। और मतलब जो अब वर्तमान में स्थिति देखूं तो पाकिस्तान में है। और उसी किसकी सर जी, कृषि और पशुपालन, तो चारागाह की तलाश में तो आए हैं। तो इनका यदि ऋग्वेद काल में यदि मैं बात करूं, तो सर जी जो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं, इनका व्यवसाय क्या था सर, तो आप बताएंगे कृषि और क्या होगा, पशुपालन था, ये हमसे पूछा जाता है। और उसी समय की यदि मैं बात करूं, कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, आता है
कि वैदिक या ऋग्वेदिक काल में, कौन से ऋग्वेदिक काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम पूछेंगे तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। क्या सर जी? तो आएगा कृषि योग्य भूमि को, कौन सी योग्य भूमि की बात है सर? कृषि योग्य भूमि को, कृषि योग्य भूमि को उस समय, कृषि योग्य भूमि को उर्वरा, इस तरीके से लिख देना है सर जी, उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। या क्या कहा जाता था सर जी? क्षेत्र कहा जाता था। यदि क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा कि ऋग्वेद काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, आप बताएंगे सर जी उर्वरा, या क्या कहते थे हम? क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे सर? तो सभी को बता देना है, उर्वरा या कृषि योग्य, मतलब कि क्षेत्र, उर्वरा या कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ये पॉइंट आपको बताना है। यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आया भी होगा, नोट भी करते चलेंगे, ठीक है। चलो मित्रों, ऋग्वेद काल की यदि मैं बात करूं तो इसका प्राचीन जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। आज एक क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक काल का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो मैं आपको बताऊंगा सर ऋग्वेद है। और सभी को पता होगा कौन सा, ऋग्वेद के बारे में ही तो लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे था। और ऋग्वेद की जो अनेक जो बातें हैं वो ईरानी भाषा में एक लिखित है, जैद अवस्था से मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस काल का, ऋग्वेद काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ, तो इस तरीके से लिख देना है प्राचीन ग्रंथ, मतलब इस काल की बात कर रहा हूं। तो आपको बताना होगा सर जी प्राचीन ग्रंथ, हाँ तो वो तो आप ऋग्वेद कर देंगे, ठीक है ना भाई। वेद 4 होंगे। अब एक सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और जिसकी अनेक बातें, यदि मैं लिख दूंगा, यही लिख देंगे, जिसकी अनेक बातें, जिसकी अनेक बातें, यही जो है पॉइंट बना के लिखेंगे, अनेक बातें किससे मिलती हैं? ईरानी भाषा में लिखित है ना। कौन सी भाषा में मेरे प्यारो? ईरानी भाषा में लिखित, जैद अवस्था से। ईरानी भाषा में, ईरानी भाषा में लिखित, ये आपको लिखना है बढ़िया तरीके से, लिखित जैद अवस्था से, इस तरीके से कर देना है, ठीक है ना। कौन सी अवस्था की बात होगी सर जी? जैद अवस्था से, डंडा लगा दियो भाई, ठीक है ना, अवस्था से मिलती है, ये हमें कर देना है। चलो अब ऋग्वेद काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? सर ऋग्वेद है। अब जब मैं उत्तर वैदिक काल में आऊंगा तो उत्तर वैदिक काल में आपको 3 जो है वेद मिलेंगे। जैसे आपको पता होगा सर जी, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वो तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में, और इसमें हम पढ़ेंगे सर जी ऋग्वेद को। तो प्राचीन ग्रंथ कौन सा था ऋग्वेद काल का? तो ऋग्वेद ही था, इसी के नाम पर नाम हुआ है। और ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा में लिखित जैद अवस्था से मिलती हैं। तो ये आपको कर देना है बढ़िया तरीके से। और इसमें अब हेडिंग डाल देंगे सर जी ऋग्वेद। गुरुजी साइंस की क्लास कब से शुरू होगी, तब बता दीजिएगा प्लीज। साइंस की कब होंगी जी? अभी एक सेकंड रुको, ठीक है ना, अभी रुको एक सेकंड। चलो मैथ के क्वेश्चंस पीडीएफ्स, क्या कह रहे हो? सॉरी सर लेट हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं है अभी गुज्जर जी, ठीक है ना। जब जगे तभी सवेरा समझ लेना है। अब जैसे मेरी आंख खुली 10 बजे, तो देखा भैया अभी सवेरा हुआ, ठीक है ना। तो जब जगे तभी सवेरा, कोई नहीं, ठीक है ना। आप सभी की सभी एक योद्धा की बात ही करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। अब हेडिंग डाल देना है सर जी ऋग्वेद, कौन सा? अब इसके विषय में ऋग्वेद हमें पढ़ना है, और इस तरीके से करते चलेंगे अपने इतिहास को। ये तो ये है ही परीक्षा, अन्य परीक्षा में भी आपको जो है किताब वगैरह खोलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो ये जैद अवेस्ता लिख देंगे, जैद अवेस्ता से मिलती है, ठीक है ना। चलो ऋग्वेद, अब ऋग्वेद की बात होगी तो सबसे प्राचीन वेद, पहली बात तो ऋग्वेद आपको हेडिंग डालना है, और सबसे प्राचीन वेद, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद होगा सर जी ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद में है क्या मेरे प्यारो? विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। अब मैं बात करूं सर ऋग्वेद है क्या, ये क्या है ऋग्वेद, किसका वर्णन है इसमें?
अब जब मैं बात करूंगा सर जी रामायण क्या है, तो भगवान रामचंद्र के जीवन पर आधारित वो रामायण रचित है। उनके पूरे परिवार को, उनकी जीवन गाथा, उनके जन्म मरण, उनके कर्म, सारी चीजों को दर्शाया गया है। जब मैं महाभारत की बात करूंगा तो तुरंत मेरे जहन में एक क्वेश्चन आएगा सर जी, इसमें महाभारत में तो कौरव पांडवों के बारे में उल्लेख किया गया है पूरा का पूरा, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्यों पढ़ूं? भाई बात ये भी तो आएगी कि ऋग्वेद मेरे सामने रखा तो मैं पढ़ूं क्यों, क्या है ऋग्वेद में ऐसा? तो मेरे प्यारो, ऋग्वेद में जो विभिन्न जो देवता हुए हैं और उनकी स्तुति में गाए गए जो मंत्र हैं उनका संग्रह मुझे मिलेगा, तब मैं ऋग्वेद को पढ़ूंगा। तो ऋग्वेद में ये पूछा जाएगा तो हम बताएंगे विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और सभी को समझते चलना है। सर विभिन्न देवताओं की इस तरीके से लिख देना है, छापेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। विभिन्न देवताओं की स्तुति में किसकी बात है सर जी? विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का, इस तरीके से लिखेंगे, गाए गए, ठीक है ना, गाए गए, गाए गए मंत्रों का संग्रह है, इसलिए पढ़ना है भैया। मंत्रों का क्या होगा सर जी? मंत्रों का हम बताएंगे संग्रह है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है सर जी विभिन्न देवताओं की स्तुति में जो गाए गए मंत्र हैं उनका पूरा का पूरा मुझे, ठीक है, 10 तारीख से चलेगी भैया, साइंस की क्लास जो चलेगी 10 तारीख से जो है चलेगी, ठीक है। चलो बोर्ड को छोटा कीजिए सर जी प्लीज, छोटा सा स्क्रीन बना दो इसकी, ठीक है ना। चलो तो ये आपको बताना है। अब इसकी रचना की बात आती है सर, रचना कब हुई है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना हुई थी मेरे प्यारो, ये क्वेश्चन आता है ऋग्वेद की रचना कब हुई है? सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सी सैंधव की बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा, रचना की बात होगी तो हम बताएंगे सर जी इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ये आपको बताना है कौन सी प्रदेश, जैसे हम वर्तमान में बोलूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन सी प्रदेश में हुई है? तो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। और मेरे प्यारो यदि बात आएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद के संकलनकर्ता जिसने रचा है, ये रच दिया, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ये भी हमसे पूछा जाएगा। संकलनकर्ता तो आपको बताना होगा सर, संकलनकर्ता, हाँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने महाभारत की रचना की है महर्षि वेद व्यास जी होंगे, तो नाम होगा महर्षि कृष्ण, ठीक है ना। कौन सी कृष्ण की बात होगी तो सर जी आप करेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये आपको छाप देना है, द्वैपायन इस तरीके से करेंगे। या मैं कोष्टक में लिख दूं सर जी वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास भी हम बोलेंगे, वो महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उन्होंने ही किसकी? ऋग्वेद की रचना की है। ये संकलन करता आपको बताना होगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन। रचना कौन से प्रदेश में? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। अब एक बारे में इनके विवरण की तरफ चलूं तो ये तो पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। यदि आज्ञा है तो मैं आगे को बढ़ जाऊं थोड़ा सा। ऋषि का नाम लिखा हुआ है तो देवता, सर हर मंत्र के आगे, अच्छा ऋषि का नाम, अब भैया मैं आपको बताऊंगा जब ऋषि का नाम लिखा हुआ है तो कुछ ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा रागनी वगैरह होती हैं, ठीक है, और रागनी जब होती है गाएंगे तो किसकी? महाभारत की रागनी चल रही है जी, द्रौपदी चीरहरण की, इस तरीके से। लेकिन जब बाद में आएगा तो कवि का नाम जुड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे बाबा लड्ढन सिंह ऐसे ही तो है, तो आप लास्ट में वो अपना नाम जोड़ते हैं ना, तो इसलिए इन्होंने भी महर्षि कृष्ण जी ने भी ऋषि वगैरह का नाम जोड़ा है। तो इस तरीके से ये कोई उचित नहीं है कि जो है ऋषि या देवता, तो देवतान के उसमें तो गाई गई हैं स्तुति में। ये आगे बात समझ में। चलो जी अब चलते हैं विवरण, एक बार देखेंगे हम विवरण। और विवरण हमसे पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? भाई मंडल एक तरीके से मैं बात करूं पार्ट, इस तरीके से तो बोलेंगे कितने पार्ट हैं। कोई पहले, सबसे पहले मुझे कौन पहले छाप के बताएगा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? और भैया मंत्र बोल दूंगा या क्या बोलूंगा? श्लोक में बोलूंगा।
तो मुझे बताओ ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, कुल सूक्तों की संख्या कितनी है। अब स्पीड के साथ बताना है, मंडल पूछे जाएंगे सर, हम बताएंगे मंडल, ठीक है ना, और मंडल, हाँ। तो मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, मंत्र या श्लोक कितने हैं, तो ये आपको बताना है। यदि मंडल होगा तो आपको बताना है, तो सर जी 10 मंडल करेंगे, ठीक है ना। रागिनी क्या होती है, रागिनी आ जाओ अब, ठीक है, ज्यादा ही रस ले रहे हो। 10 मंडल होंगे, सूक्तों की बात होगी 1024। ये पूछे जाते ऋग्वेद में कुल मंडल, जो पार्टों की बात होगी तो 10 मंडल, सूक्त पूछे जाएंगे तो इतने, मंत्र या श्लोक पूछे जाएंगे तो 10,580 में आपको बता दूंगा, 10,580। अब यदि मैं और बुकों को देखूं तो 10,462 मुझे लिखा दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा सर जी, 10,462 दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं ऑफिशियल देखूं तो 10,580 ऋग्वेद में कुल मंत्र या श्लोक की बात होगी, ठीक है ना। ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। 1028, ठीक है ना, है 1000, हाँ भाई 1028 करना है, 1024 होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। 1028, 24 याद आ गया उसका, ठीक है ना। तो जो यदि मैं बात करूं, यदि ऑफिशियल की बात होगी तो 10,580 होगा, और यदि वैसे और बुकों को मैं पढ़ूंगा तो मुझे 10,462 दिखाई देगा, लेकिन राइट जो होगा 10,580 होगा। वो 1024 लिख गए, 1028 है, इसके लिए माफी चाहूंगा। 1028 करेंगे, और मंडलों की बात 10 होगी, मंत्र और श्लोक 10,580 होंगे। अब बात किसकी होगी सर जी, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ठीक है ना। ये आपको बताना है सर किसकी बात है, तो यहां लिखेंगे ऋग्वेद के, कौन से वेद की बात होगी सर, ऋग्वेद के आप बताएंगे ब्राह्मण, इस तरीके से लिख देंगे। कौन कौन थे, जिन्हों मतलब कि उद्गर्ता, मैं उद्गृत बोलूं, जो मतलब पढ़ने वाले थे उन्हें क्या बोलते थे, ऐत्रेय व कौशितिकी, ठीक है ना। क्या बोलते थे सर जी उन ब्राह्मणों को, तो हम बोलेंगे ऐत्रेय, ऐसे लिख देंगे, व कोशितिकीय, ठीक है ना, कोशितिकीय या कोशितिकी, ऐसे, ठीक है ना। कोशितिकी होगा या कोशितिकी, वैसे कोशितिकी होगा, ठीक है ना। तो आज के ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते थे सर जी, जो मतलब कि पढ़ते हैं उन्हें ऐत्रेय व कोशितिकी हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से। और ऋग्वेद का उपवेद मुझसे पूछा जाएगा, हाँ 10,028 ही करेंगे, ठीक है। यदि ऋग्वेद का मुझसे उपवेद पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो हम बताएंगे आयुर्वेद होगा सर जी। उपवेद आप कर देना, तो उपवेद की बात होगी तो हम बता देंगे आयुर्वेद। मेरे प्यारों, कौन सा वेद है सर, तो हम यही छापेंगे आयुर्वेद करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो हम बताएंगे सर आयुर्वेद है, ठीक है ना। चलो भैया ये क्लास चल रही और वहां मिलेंगी भी, एप्लीकेशन पर क्लास भी मिलेगी, थोड़ी देर पीछे ही हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और ये बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। अभिषेक यादव जी, सभी का यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास तक, तुम्हें शो नहीं होंगे किसी को भी, लेकिन मुझे दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको उपवेद आयुर्वेद आपको बता देना, ठीक है। अब बात आती है किसकी बात आएगी सर जी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, ठीक है ना। एक तो होती है सर जी सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी यदि मुझसे पूछी जाएगी तो मैं बताऊंगा सर सरस्वती नदी, आप बता देना। सबसे पवित्र नदी की बात होगी तो मेरे प्यारों हम बताएंगे सर जी सरस्वती नदी। और एक होगा ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, एक तो सबसे पवित्र नदी की बात है, और एक ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, दोनों की दोनों को आप याद करेंगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी ये हमसे पूछा जाएगा, आएगा क्वेश्चन कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो मैं बताऊंगा सरस्वती नदी है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात होगी तो सर मैं बता दूंगा सिंधु नदी होगी। कौन सी, सिंधु नदी। तो ये दोनों की दोनों नदी आपको एकदम, यदि पवित्र शब्द होगा, यदि क्या शब्द होगा सर जी, पवित्र शब्द होगा, तो मैं आपको बताऊंगा सरस्वती होगा, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द होगा तो सिंधु नदी होगा, ठीक है। चलो जी,
मेरे प्यारो अब इसकी बात होती है यमुना और गंगा, आपने खूब पढ़ी होंगी ऋग्वेद में। मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं, एक तो यमुना नदी है, कौन सी नदी है सर जी? यमुना, ठीक है। और यमुना नदी का तो 3 बार, मैं यही लिख दूंगा, यमुना नदी का कितना? 3 बार। और गंगा नदी का कितना? तो गंगा नदी इस तरीके से लिखेंगे, यमुना का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार, ठीक है ना। कितने बार सर जी? 1 बार उल्लेख, ये आपको लिखना है। कितने बार उल्लेख की बात है? 1 बार उल्लेख, ठीक है, किया गया है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। आज की ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार। और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ये भी हम पॉइंट लिख देंगे, जो ऋग्वेद के, ठीक है ना। कौन सा? जो ऋग्वेद, छाप देना है बढ़िया तरीके से। ऋग्वेद के सर जी केवे मंडल की बात होगी? 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में मैं आपको बताऊं तो आप बता देंगे सर जी, हाँ बता दो, मिलता है। क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। तो आज की यमुना नदी का कितनी बार? 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। और उल्लेख किस में मिलेगा? तो हम बताएंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो हम बताएंगे सर जी, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें किया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट छाप देना है। क्या कर देना है? पॉइंट छाप देना है। चलो, अब नदियों के वर्तमान नाम और प्राचीन नाम, एक ऐसे हेडिंग डाल देनी है, ठीक है ना। वर्तमान, ठीक है ना, प्रेजेंट के जो नेम होंगे, और भाई साहब प्राचीन नाम, मतलब पास्ट के जो नाम है, प्राचीन नाम, ठीक है। तो ये आपको बताना है। ये तो प्रेजेंट नेम। अब प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं, सतलज नदी का नाम सुना है आपने? बताएगा कोई मुझे सतलज का प्राचीन नाम क्या था? ये क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे सर जी, सतुद्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो आप बताएंगे किस नाम से? तो सतुद्री, इस तरीके से लिख देना है, सतुद्री। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, सतुद्री। और इन्हें आप याद करते चलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चेनाब नदी का नाम सुना है? चेनाब का सुना है सर जी? चेनाब बोले उसे वैसे तो। अस्किनी के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से सर जी? अस्किनी। यदि मैं बात करूं, वो सतलज नदी मेरे प्यारों जो रोहतांग दर्रे से होकर ना, सै पे सतलज, सै पे सिपकिला, सिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश कर जाती है, वो सतलज नदी मेरे प्यारो, जिसे प्राचीन काल में सतुद्री के नाम से जाना जाता था। वो चेनाब नदी मेरे प्यारो, पूछा जाता है सर जी इसे किस नाम से जाना जाता था? तो अस्किनी के नाम से जाना जाता था। यदि क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे निश्चित तौर पर। एक नाम था सर जी, आज वर्तमान की मैं बात करूं, सिंधु नदी, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी को सर जी सिंध के नाम से, प्राचीन भारत में सिंध के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन आएंगे, जब आएंगे तो आप बताएंगे, ठीक है ना। गोमल का नाम सुना है आपने? तो मैं बात करूं सर, गोमती करो, ठीक है ना। और गोमती नदी को यदि बात होगी सर जी, प्राचीन भारत में गोमल के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी का आपने नाम सुना होगा, व्यास को विपाशा, इस तरीके से लिख देना है सर जी, व्यास को विपाशा के नाम से जाना जाता था। तो सतलज, सतुद्री, चेनाब, अस्किनी, सिंधु का सिंध, गोमती गोमल, और ब्यास का क्या होगा? विपाशा। आप इस तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। तो आपने किया बहुत बढ़िया सर। शॉर्ट ट्रिक बताओ साथ में, शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे तो पेपर में भूल जाओगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक का, इनका शॉर्ट ट्रिक बताऊं? ए भैया, यदि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में रहोगे ना तो शॉर्ट ही बन जाओगे, पूरे ना बनोगे। तो अपने बढ़िया तरीके से जो है करे जाओ इन्होंने, ठीक है। जैसे वैसे रहेंगे, हाँ ऐसे ही रहेंगे सेम, ठीक है ना। मुकेश अर्जुन जो है राठौड़ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, चलो ये यहाँ तक पॉइंट आपकी समझ में आया। अब इसी के साथ चलेंगे सर जी हम आगे राबी नदी की तरफ।
रावी नदी मेरे प्यारो, इसी जो है रावी नदी का प्राचीन नाम होगा परुसरणी। आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा सर जी? तो मैं आपको बताऊंगा परुसरणी, इस तरीके से लिखेंगे, परुसरणी नदी। रावी का प्राचीन नाम क्या था? परुसरणी। अभी मैं पूछूंगा भी आपसे और आप बताएंगे भी मुझे। झेलम, झेलम की बात तो होगी सर जी। वितिस्ता, झेलम का नाम सुना होगा आपने, और झेलम का जो प्राचीन नाम था वितिस्ता, ऐसे लिखेंगे, वितिस्ता नदी। झेलम को वितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। काबुल की बात होगी सर, काबुल नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता था, या कहीं कहीं कुभा भी लिख रहा है, कुभा भी कर देंगे, कुभा कर दो, पहचानना ही तो है आपको। और गंडक की बात होगी सर जी, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। तो ये प्राचीन नाम है। कैसे नाम है सर जी? प्राचीन नाम। यदि व्यास का आएगा विपाशा बताएंगे, वैसे व्यास वैसे विपाशा। गंडक की बात होगी सदानीरा, आप बता देंगे। सतलज से सतुद्री कर देंगे ना। और झेलम कई बार पूछ लिया गया, वितिस्ता। रावी का प्राचीन नाम क्या है? परुसरणी। काबुल का कुबा और गंडक का सदानीरा। एक बार मनी मन, आंख मीचो जल्दी से, ठीक है, कर दो इनका मोहनदारण जल्दी से, मात्र 2 सेकंड में। इस तरीके से सतुद्री, से सतलज, झेलम, वितिस्ता, ब्यास, विपाशा, ठीक है, गोमती, गोमल, ठीक है, इस तरीके से ही तो याद करना है, कुछ भी ना है, एक बार में उड़ा फेंक फेंक दोगे, ठीक है ना। ट्रिक मार्क आएगी ना आएगी, ठीक है ना। तो टिक मार्क, हाँ ठीक है, चलो। तो बहुत बढ़िया, तो ये आपने बताया, तो आपने बताया, ठीक है। क्लास, सर क्लास छुट्टी गया, क्या कह रहे हो भैया? अपनी भाषा मत लिखो, मेरी भाषा में लिखो, यहाँ देखिए। चलो अब बात आती है ऋग्वेद को जब हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, तो ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख किया गया है। जैसे मैं बात करूं, जब मैं ऋग्वेद को पढ़ूं पूरा, तो पिता शब्द का उल्लेख कितनी बार मुझे मिला, राजा शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, अग्नि शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, ये सारी चीजें जब गहन अध्ययन किया, हम तो पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही राम आम खाता है, वो बाजार जाता है, इस तरीके से। लेकिन वहां के देखा कि किस शब्द का कितनी बार प्रयोग हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे उन्होंने बताई है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सर जी, जो इंद्र है, इंद्र, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, इंद्र देवता का 250 बार उल्लेख किया गया है। कितनी बार मेरे प्यारो? 250 बार। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आता है कोडिंग डिकोडिंग में, हम पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, आपको पता होगा सर जी। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नोट करके भी लिख देंगे यहां पर, ठीक है। क्या कर देंगे सर जी? इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे निश्चित तौर पर, इंद्र को सर जी क्या कहा गया है? तो हम बताएंगे पुरंदर, पुरंदर भी कहा गया है, इस तरीके से लिखना है, भी कहा गया है, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, कहा गया है, ये हम बताएंगे। जिसका सर जी शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है जिसका? तो आप बताएंगे शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। जिसका शाब्दिक अर्थ होगा तो मैं लिख दूंगा सर, दुर्ग को तोड़ने वाला। किसको? दुर्ग को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। तो ये आप बता देंगे बढ़िया तरीके से, दुर्ग को तोड़ने वाला, ठीक है। चलो, तो इंद्र शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया? 250 बार किया गया है। तो आपको बताना होगा अग्नि, वो अग्नि के 7 फेरे याद करो, अग्नि। तो अग्नि का जो अग्नि शब्द है, इसका कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो हम बताएंगे सर जी, अग्नि का 200 बार। कितनी बार? तो मेरे लाडलो आपको छाप देना है सर जी, अग्नि का 200 बार। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, अग्नि का 200 बार। इंद्र का 250, अग्नि 200 बार। पिताजी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। पिताजी का पूछा जाएगा, पिता शब्द का उल्लेख सर 335 बार क्यों ना कर देते आप? पिता भैया बहुत बार हो रहे हैं, 335 बार, ठीक है।
जन की बात होगी सर जी, जन आप कर देना। जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। यदि क्वेश्चन आएगा बताना होगा पिता 335, जन 275। जब पिताजी हैं तो भाई साहब माता जी भी हैं ही कर देंगे। माता जी भाई साहब 101 कम रह गई, कितनी रहेगी? तो 234 बार माता शब्द का उल्लेख किया गया है। पिता 235 बार और माता 234 बार। 101 रुपए का कन्यादान माता जी की झोली में कम आता हुआ, तो 234 बार। पिता शब्द 335 बार और माता शब्द का 234 बार। जन मेरे प्यारो, जन की बात होगी 275 बार आप करेंगे। अश्व, ठीक है ना, अश्व की बात होगी, अश्व माने सर जी घोड़ा। हाँ, अश्व की बात होगी तो आप 215 बार कर देंगे। अश्व घोड़ा को 215 बार इस तरीके से लिख देना है। अश्व 215 बार आपको बताना है। गौ, गौ माने क्या हो गए सर जी? गाय। गाय माता का कितनी बार? तो हम बताएंगे 176 बार गौ माता शब्द का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। गौ 176 बार। सेना, सेना का कितनी बार? तो हम बताएंगे सर जी सेना का तो 20 बार किया गया है। सेना होती है ना, सेना का 20 बार। और ब्राह्मण यदि आ जाए कि ब्राह्मण शब्द का जो प्रयोग है, ब्राह्मण शब्द का 15 बार प्रयोग किया गया है। ये आते हैं क्वेश्चन, ब्राह्मण शब्द का कितनी बार? 15 बार। ग्राम का सर जी पूछा जाएगा तो 13 बार। ग्राम ये आप बताएंगे, ग्राम जो गांव जिसे हम बोलेंगे 13 बार। और बृहस्पति का होगा भाई साहब 11 बार। ठीक है, तो ये शब्दों का प्रयोग आपको पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएंगे। ठीक है, पवन सैनी जी, सर जी जन का अर्थ, जन माने क्या होगी? जनता। कितने जने, हमारी भाषा में बोलेंगे कितने जने? सर जी 2 जने, जय और बीरू नाम है उनके। ठीक है ना। पर यदि हम अपनी तरफ की भाषा का बोलेंगे तो ऐसी तो न, देखिए रे कितने जने आए। ठीक है ना, तो जन माने व्यक्ति। ठीक है ना, जन कितनी जनता है, ये होगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको बताना है। छोटे छोटे से शब्द हैं, इनका प्रयोग तो आप करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। सर आप लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं समीर जी। चलो भाई, नाम लेने में रहेंगे तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इन्हें आप नोट कर लेंगे, बढ़िया तरीके से हो गए होंगे तो आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलो मेरे प्यारो, एक शब्द का नाम है अस्तोमा सदगम्य। सर मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर चलो, और लेकर चल रहा हूं 9 बजे से। ठीक है ना, तो एक है अस्तोमा सदगम्य। पूछा जाता है सर जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया अस्तोमा सदगम्य। ठीक है ना, कौन सी की बात होगी सर? एक शब्द आपने पढ़ा होगा अस्तोमा असदगम्य। ठीक है ना, सदगम्य ये आपको बताना है, अस्तोमा सदगम्य। यदि मैं इसके फाउंडर की मतलब रचयिता, ये शब्द दिया किसने है? तो आपको पता होगा सर जी, शब्द की जो रचना है वो रचयिता तो विश्वामित्र जी होंगे। मेरे प्यारो, कौन से मित्र हैं? तो हम बताएंगे विश्वामित्र, इस तरीके से लिख देना है, विश्वामित्र होंगे। लेकिन ये अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से सर जी। कौन सी मंडल की बात होगी तो मैं आपको बताऊं, ऋग्वेद का, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। ये आपको बताना है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से आता है क्वेश्चन। क्या अस्तोमा सदगम्य कहां से लिया गया है? तो हम बताएंगे सर जी, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। और जिसकी रचयिता कौन होंगे? विश्वामित्र जी होंगे। और मेरे प्यारों, पूछा जाता है अस्तोमा सदगम्य की जो शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कई बार कहीं मतलब कि लिख देंगे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना,
या अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर चलना, ठीक है ना। इस अस्तु म सद्गम्य का शाब्दिक अर्थ होगा, जिसके रचयिता विश्वामित्र जी होंगे और जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में होगा, ये आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो तो क्यों, कौन से ऋग्वेद के तृतीय मंडल में होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। आप इसे नोट भी कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, नोट कर देंगे, ठीक है जी, हाँ कर देंगे। अब इसी में मेरे प्यारो एक लिखना है ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। मैं यहां हेडिंग सी डाल दूंगा ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक, कौन सी होगी मेरे प्यारो, राजनीतिक व्यवस्था। इस तरीके से हम लिखेंगे ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था। आपको पॉइंट ऐड कर देना है, ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था। चलो अब इस ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैं बात करूं, एक शब्द तक कुल, ठीक है ना, मैं समझाता चलूंगा। कुल आपने पढ़ा भी होगा, कुल, ठीक है ना, ये कुल कुटुंब कबीला जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। ये सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। कुल किसे बोला गया है, कुल में यदि बात करूं तो ऋग्वेद काल की सबसे छोटी इकाई थी, और कुल कई परिवारों के समूह को कुल कहा जाता है। बोले ना ये हमारा कुल है, ठीक है, कुल का मतलब कुनवा। अब एक तो कुनवा होगा परिवार, और कई अन्य और मिला लो, ठीक है, छोटे चाचा ये बड़े चाचा के बस आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कुल बोल देंगे। और मेरे प्यारो यदि राजनीतिक व्यवस्था में आऊं मैं, तो कुल जो होगी ये सबसे छोटी क्या होगी सर जी, मतलब सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी, और ये कई परिवारों का समूह था, ठीक है ना। तो कौन से, ऋग्वेद की, तो हम बताएंगे सर जी सबसे छोटी कैसी इकाई। अब क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल, तो बताएंगे यह है मेरे प्यारो राजनीतिक, किसकी बात होगी, दिया यह सबसे छोटी राजनीतिक, ऐसे लिख दो, सबसे छोटी, कैसी छोटी की बात होगी सर, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी और कई परिवारों के समूह को, मतलब कई, काफी जो परिवार है, कई परिवारों के समूह को क्या कहा जाता था, कई परिवारों के समूह को कुल कहा जाता था उस समय सर जी, कुल कहा जाता था। तो आप इस पॉइंट को ऐड करेंगे, कहा जाता था। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा क्या, तो सर जी ऋग्वेद काल की सबसे छोटी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कुल। और कुल किसे बोलेंगे, कई मेरे प्यारो, ठीक है ना, कई जो परिवार हैं, कई परिवारों का जो समूह है उसे कुल बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ कुल माने समूह, ऐसी, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, यही करना। एक होगा ग्राम, सर जी क्या होगा, एक होगा आपका ग्राम, और जानते ही होंगे, ठीक है ना। चलो ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः, ऋग्वेद की यदि मैं बात करूं, ग्राम जो है सामान्यतः एक स्वजनों का समूह था, और जिसके मुखिया को, ठीक है ना, ग्रामीणी कहा जाता था। तो ये ग्राम आपको पता ही होगा, जो स्वजन है, मतलब जैसे कुल हो गया, इनका ही जो समूह को बोलेंगे, मतलब कि परिवारों का कुल, और ये इसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें सबे हम किस में ऐड कर देंगे, ग्राम बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ आता है सर जी, ग्राम के साथ ही अगला जो आता है विश्व, विश्व आप बताएंगे, और विश्व क्या है, अनेक ग्रामों का समूह है, जिसका जो मतलब कि इन समूह का जो ग्राम सभापति में बोलूं तो उसे विस्पति हम बोलते थे, अनेक ग्रामों का समूह, इस तरीके से कर देंगे, ग्रामों का अनेक ग्रामों का समूह क्या कहलाता था, अनेक ग्रामों का समूह विश्व कहलाता था। और इसे मैं बोल दूं, ग्राम की बात होगी तो ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों का एक समूह था, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, स्वजनों का, ठीक है ना, समूह, समूह को ग्राम बोला गया है, और इन ग्राम के समूह को क्या बोला गया है, विश्व बोला गया है। और जन की बात होगी तो अनेक विश्वों का समूह, सर जी उसे क्या बोलेंगे हम, जन, यहां लिख देंगे हम, जन किसे बोला गया है, तो अनेक विषयों के समूह को, जो विषय हैं, अनेक विषयों के, इस तरीके से लिख देंगे सर जी, विषयों के समूह को
जन कहा गया है, समूह को क्या बोला गया है? जन। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे राजनीतिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कुल। कुल से बड़ी कौन सी होगी सर जी? ग्राम। ग्राम से बड़ी कौन सी होगी? बिस। और बिस से बड़ी कौन सी होगी? जन। तो इस तरीके से क्रम में लगाने को आ जाती है। मतलब कि इस तरीके से होगा 1 2 3 और 4। ठीक है। अब यहां मैंने लिख दिया जन इस तरीके से, यहां लिख दिया ग्राम, ठीक है, यहां लिख दिया विश्व, और यहां लिख दिया मैंने कुल। अब इनकी सेटिंग की आ जाएगी, इनकी सेटिंग कर दो सर जी। तो पहले क्या होगा? कुल। कुल के बाद क्या होगा? ग्राम। ग्राम के बाद विश्व, और विश्व के बाद जन। तो जैसे आपने रीजनिंग में देखा होगा, तो ऐसे ही रीजनिंग वाला ये पोर्शन हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो। एक है सर जी 10 राग युद्ध। कौन से युद्ध की बात है? तो मैं आपसे बात करूंगा सर जी 10 राग युद्ध। ऐसे लिखेंगे कौन सा मेरे प्यारो? 10 राग युद्ध। ये कर देना है 10 राग युद्ध, क्योंकि ये भी चर्चा का विषय बना और ये पूछा जाता है। मेरे प्यारो, एक तिसु वंश के राजा हैं, राजा का नाम था सुदास। उपवेद कौन सा है? और वेद मैंने लिखवा दिया है। ऋग्वेद के, यदि मैं ऋग्वेद का मैंने लिखवा तो दिया, उपवेद आयुर्वेद होगा, कैवेर बताऊं भैया। चलो, बात क्या होती है सर जी? तिसु राजवंश के राजा सुदास ने अपने जो है मंत्री पद पर विश्वामित्र को हटाकर मतलब एक वशिष्ठ था, उसे नियुक्त कर दिया। अब विश्वामित्र जो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं, उनके हृदय को आहत सी हुई, तो उन्होंने 10 जन के राजाओं को एकत्रित किया। 10 जन। ठीक है। जन बोल रहा हूं तो ग्रामों का जो समूह है। तो मेरे प्यारों, परुषणी रावी नदी के तट पर युद्ध होता है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है ना, उसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन कौन सी मंडल में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है ना? तो हमें बता देंगे 10 राग युद्ध कौन सी मंडल की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बताऊंगा ऋग्वेद के, कौन से वेद के? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऐसे लिख देंगे सर, 7वें मंडल में। ठीक है ना? इसका उल्लेख है। 10 राग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मेरे प्यारों, 7वें मंडल में। परुषणी, अब बताएगा कोई कि मुझे परुषणी किसका प्राचीन नाम है? ऐसे ही तो पूछा जाएगा कि परुषणी किसका प्राचीन नाम है? तो सर जी रावी बताएंगे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुषणी रावी नदी, जिसे मैं बोलूंगा सर जी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किस पर सर जी? तट पर लड़ा गया था। तट पर क्या है? लड़ा गया ये युद्ध। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछा जाता है, राजा सुदास ने उन 10 जन के राजाओं को भी पराजित कर दिया, इसलिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये पूछा जाता है, जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा बहुत बढ़िया तरीके से। आएगा क्वेश्चन तो आएगा, तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी। तो ये बता देना है। अब एक बार दूसरी तरफ 10 राग युद्ध हो गया, सही है जी। अब परिवार की, आर्य जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। यदि मैं परिवार हेडिंग डाल देना है, परिवार इसी तरीके से लिखेंगे, और मैंने पहले भी लिखवा दिया है परिवार कैसा था। तो जो आर्य या सिंधु वैदिक सभ्यता, माफी चाहूंगा, या आर्य सभ्यता या आर्य समाज, ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें आर्यों का ही तो वर्णन है। आर्य जो समाज था सर जी, आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, और मैंने स्टार्टिंग में भी आपको लिखवाया होगा पितृसत्तात्मक था। ठीक है। पिता की जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति का जो उत्तराधिकारी होगा वो पुत्री होता था। ठीक है ना? तो ये आपको बताना है। आर्य जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक था। ठीक है। तो यहां से मित्रों करेंगे हम कल अपनी इस क्लास को बहुत बढ़िया तरीके से, और सभी को याद करते चलना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है। तो कल ये उत्तर वैदिक काल कल चल जाएगा। अब जैसे आज से जुड़े हैं, तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना, यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। यदि एक दिन की क्लास डिस्टर्ब होगी,
तो समझ लेना 3 दिन पीछे चले जाएंगे। इतना सारा ढेर, क्योंकि नेक्स्ट अगली क्लास और फिर पिछली क्लास, अब इसे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। जिसने ऐसे मन में ठान ली तो उसकी जिंदगी होगी नरक। और जिसके अंदर लगन है ना कि 9 बजे की 9 बजे ही समाप्ति कर दूंगा, 11 बजे की तो 11 बजे ही समाप्ति कर दूंगा। और ठीक है ना भैया, ब्याह शादी इनको छोड़ देना कुछ समय के लिए, क्योंकि जो रहेगा रसगुल्ले इन पे, तो थोड़े से इस जीव के स्वाद के चक्कर में जिंदगी भर के स्वाद मत छोड़ देना। तो मैं तो बस एक ही बात कहूंगा अपने बहन भैया छोटे समझ के, तो आपको करनी है तैयारी। यदि कोई भी डाउट हो तो निसंकोच आप पूछना। इसी के साथ मित्रों, फिर मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। पीडीएफ अभी यहीं मिल जाएगी, ठीक है ना, जहां आपकी जो क्लास चल रही है तो वहीं आपको पीडीएफ मिलेगी, पक्का मिलेगी, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम। और सभी बच्चे बोलेंगे सर जी। चलो सर, मेरा नाम देविंद्र है। तो देविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो कल भी ऐसे ही बने रहना है, ठीक है। क्लास बस मिस ही मत कर देना, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मित्रों फिर मुलाकात होगी। तो मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।